हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम मौर्य साम्राज्य के लास्ट चरण को देखेंगे, जिसमें उस समय के कृषि, व्यापार और फिर मुगलों का, मौर्य साम्राज्य का फिर पतन कैसे हुआ, इसके बारे में देखा जाएगा। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। और आगे की तरफ हम लोग आज देखेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। क्या? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। ठीक। यानी मौर्यकाल जो था उसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, इसको देखा जाएगा। चलिए तो देखते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। इसमें 3 स्तंभ थे। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में 3 स्तंभ थे। इसमें 3 स्तंभ थे। स्तंभ थे जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। वार्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वार्ता कहा जाता था, जिन्हें सम्मिलित रूप से। 3 स्तंभ कौन कौन थे, देख लिया जाए। पहला था कृषि। क्या? कृषि। ठीक। दूसरा देखा जाएगा तो था पशुपालन। पशुपालन, इसी को बोलते हैं उद्योग। ठीक। आगे देखेंगे तीसरा वाणिज्य। वाणिज्य एवं व्यापार। वाणिज्य और व्यापार। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन उद्योग, तीसरा वाणिज्य और व्यापार। ठीक। ये 3 स्तंभ थे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। ठीक। वार्ता का मतलब होता है वृत्ति के साधन। वार्ता का मतलब होता है, नोट में लिख लेंगे, नोट में लिख लेंगे वार्ता। वार्ता का अर्थ होता है वृत्ति का साधन। वृत्ति का साधन यानी व्यापार का साधन। वृत्ति का साधन। आगे की तरफ देखा जाएगा राजकीय भूमि की व्यवस्था। राजकीय भूमि की व्यवस्था। भूमि की व्यवस्था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी को शीताध्यक्ष कहा जाता था। शीताध्यक्ष कहा जाता था। ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो राजा की भूमि का आदान प्रदान, उसको लेखा जोखा हर चीज देखता था, उसको शीताध्यक्ष कहा जाता था। ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी? आगे की तरफ हम देखेंगे थोड़ा सा मार्कर में इंक डालने के बाद। तब तक आप इसको रिपीट करते रहेंगे।
तो देखा जाएगा आगे। यहाँ तक नोट कर लिए होंगे आशा है। आगे देखेंगे मौर्य काल के कालीन अर्थव्यवस्था में आगे की तरफ देखेंगे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या किया? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट का मतलब जुती हुई खेत। क्या? जुती हुई खेत, यानी जो खेत जुती हुई है उसको कृष्ट कहा है। फिर इसके बाद दूसरा देखेंगे, कृष्ट के बाद आकृष्ट बिना जुती हुई खेत, यानी जो खेत जोती नहीं गई है वो क्या कहलाती थी? आकृष्ट। स्थल, इसको बोला जाता था ऊंची भूमि। ये अर्थशास्त्र में चाणक्य कौटिल्य ने क्या किया है? लिखा है। आगे तक देखेंगे। आगे अदेव मात्रिक जो अदेव मात्रिक कहा जाता था, बिना वर्षा के भी इस पर अच्छी खेती हुआ करती थी। यानी जो अदेव मात्रिक भूमि थी, इस पे अगर वर्षा नहीं होता था तब भी अच्छी खेती होती थी। ठीक, आगे अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था है इसमें कौन कौन से कर लगे हैं, इसको देखा जाएगा। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने कृषि को देखा, अब कर को देखेंगे। कर प्रणाली। क्या? कर प्रणाली लिखेंगे। मौर्य काल में आय का प्रमुख स्रोत दो कर थे। कौन कौन से थे देखा जाए। नंबर 1 था सेतु कर। दो भूमि कर थे, लिखिएगा जी, 2 भूमि कर थे। एक सेतु कर और दूसरा जो था ये था वन कर। कौन? एक सेतु कर और दूसरा वन कर। सेतु कर जो कृषि में पुल वगैरह से या सिंचाई के लिए जो नहरों का इस्तेमाल किया जाता था। वन कर जो वन विभाग की लकड़ियां काटी जाती थी उनसे जो कर मिलता था। आगे की तरफ देखेंगे, इससे एक तरफ लिखेंगे कर, दूसरे तरफ लिखेंगे संबंधित विषय। ठीक, अब कर का नाम लिखेंगे और कौन चीज से वो इकट्ठा होता है। पहला है सीता। कौन सा? सीता। ठीक, पहला कर। सीता को देखेंगे तो इसमें हो जाएगा राजकीय भूमि से होने वाली आय। राजकीय यानी जो राजा की भूमि हुआ करती थी, राजकीय भूमि से होने वाली आय। राजकीय भूमि से होने वाली आय क्या कहलाती थी? सीता कहलाती थी। दूसरा देखेंगे इसमें तो आएगा भाग। क्या? भाग। अब भाग क्या था?
ये देखेंगे उपज का हिस्सा, उपज का हिस्सा। जो चीज पैदा होती थी उसको भाग कहा जाता था, उसका हिस्सा। ठीक, आगे देखेंगे प्रवेश से जो टैक्स लगता था, इसका मतलब था प्रवेश का आयात कर। क्या? आयात कर। आयात कर कितना? 20%। कितना? 20% आयात कर था। फिर अगला था प्रणय। प्रणय प्रणय इसको देखा जाएगा आपातकालीन कर। जब आपातकाल लगा रहता था तो उस समय प्रणय वसूला जाता था, आपातकालीन कर। ठीक, कौन वसूलता था? राजा के अधिकारी वसूलते थे। इतने विषयों को देखा। फिर अगला विषय देखिए, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मेंस की परीक्षाओं के लिए। वनडे एग्जाम में सारी चीजें नहीं पूछी जाती, इसको याद रखिएगा। बस एक पूछा गया है इसमें, अभी वो हम लिख रहे हैं बलि, जिसका मतलब है बलि। और ये हम वैदिक काल से ही बलि को देखते हुए आ रहे हैं और दे भी रहे हैं। इसका मतलब होता था राजस्व कर। यानी सरकार को जो हम राजस्व भूमि से संबंधित कर देते थे, उसको बलि, राजा को बलि दिया जाता था, यानी कर दिया जाता था। हिरण्य जो हुआ करता था, ये अनाज के बदले नगद दिया जाता था, नगद देना पड़ता था। पीसीएस में पूछा गया है, देना पड़ता। नगद का मतलब पैसा। अनाज हिरण्य जो था, हिरण्य जब अगर लग गया तो इसका मतलब ये था कि अनाज नहीं देना है जो उत्पादित हुआ है, उसके बदले आपको नगद कैश देना है, कैश। आगे देखेंगे विष्टि। क्या? विष्टि। जो विष्टि है इसका मतलब है निशुल्क। क्या? निशुल्क श्रम एवं बेगार। श्रम एवं बेगार। जो विष्टि हुआ करता था ये निशुल्क था, जिसमें श्रम एवं बेगार संबंधित कर लिए जाते थे। आगे देखेंगे चाणक्य के अनुसार कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एक दूसरे के पास और सब्सक्राइब करेंगे, ये आपका परम कर्तव्य है। आगे चाणक्य के अनुसार देखिएगा क्षेत्रक। जो क्षेत्रक हुआ करता था ये भूस्वामी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? भूस्वामी हुआ करता था। दूसरा लिखेंगे उपवास। क्या? उपवास। जो उपवास हुआ करता था इसका मतलब था काश्तकार। ठीक, काश्तकार कारीगरी जो काम करना, काटना पीटना, ये सब बढ़ई, एक तरफ से कह लीजिए बढ़ई और इंजीनियर, उसका काम करता था। आगे की तरफ देखेंगे हम उद्योग एवं धंधे। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में उद्योग एवं धंधे। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में उद्योग और धंधे। सब ये सब सिविल की परीक्षाओं के मेंस में पूछे जाते हैं। इधर वनडे में इसकी कोई दृष्टि नहीं। आगे की तरफ देखेंगे इसमें इस काल का प्रमुख उद्योग
इस काल का प्रमुख उद्योग जो था वो था सूत कातना एवं बुनना था, बुनना सूत कातना और बुनना था इस काल में, ठीक, उद्योग धंधों में। आगे देखेंगे उद्योग धंधे वाली संस्था को श्रेणी कहा जाता था, यानी जो उद्योग धंधे स्थापित किए जाते थे उस संस्था को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। और श्रेणी के इसके जो उद्योग धंधे के मुखिया हुआ करते थे, और मुखिया को क्या कहा जाता था, मुखिया को कहा जाता था श्रेष्ठनी, श्रेष्ठी, और महिला आ जाएगा तो क्या, महाश्रेष्ठनी कहा जाता था, ठीक। उद्योग धंधे वाली संस्था को श्रेणी कहा जाता था और मुखिया को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। किस काल में, मौर्य काल में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे मौर्य काल में जो मुद्रा के विषय में, जो मौर्य काल की मुद्राएं हैं, ठीक, इसके विषय में देखा जाएगा। मौर्य काल में मुद्राएं देखेंगे। मुद्रा में देखिएगा मौर्यकालीन की राजकीय मुद्रा पण थी, पण थी। आगे की तरफ देखेंगे कारसारपण, आवलिकपण, धारण, चांदी, सोना, ETC, ठीक, इतनी मुद्राएं थी, ठीक। ये जो पण हुआ करता था अधिकतर चांदी के बने हुए करते थे। किसके, चांदी के, ठीक। इसमें सिल्वर के बनते थे, किसके, सिल्वर, चांदी के बनते थे। और जो सोना था इसको बोला जाता था सुवर्ण, आवलिक, निष्क बोला जाता था, ठीक, निष्क। इसमें मापक एवं काकड़ी मुद्रा जो हुआ करती थी वो तांबे के हुआ करती थी। किसकी, तांबे की मुद्रा को मापक एवं काकड़ी मुद्रा बोला जाता था, ठीक। तो ये मौर्य कालीन की मुद्राएं रही। आगे की तरफ देखा जाएगा मौर्य काल की कलाएं। कला से क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक, और कभी कभी सीटेट की परीक्षाओं में भी देख लिया जाता। कला, मौर्य काल की कला देखेंगे। कला यानी मौर्य काल की कला, ठीक। मौर्य काल की कला में देखेंगे तो इसकी राजकीय कला, और लोक कला दो प्रकार की हैं, और लोक कला ये दो प्रकार की हैं, ठीक।
एक कौन है, राजकीय कला है, और दूसरा कौन है, एक लोक कला है। ठीक, अब राजकीय कला के अंतर्गत कौन आता है और लोक कला के अंतर्गत कौन आता है, इसको देखा जाए। राजकीय कला के अंदर देखेंगे तो आएगा स्तंभ, क्या, स्तंभ, 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 स्तंभ आ गया, गुहा आ गया यानी गुफा, और स्तूप। ये पत्थरों से निर्मित होते थे, पत्थर से बनते थे। ठीक, और जो लोक कला हुआ करती थी इसमें देखा जाएगा, लोक कला वाले में नीचे से लिखिएगा यक्षिणी, यानी नायक नायिका यानी नर्तक और नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की प्रतिमा, ये क्या थी, लोक कला थी। ठीक, फिर इसके बाद मिट्टी की मूर्ति जो मौर्य काल में मिली है, ETC, ये सब क्या थी, ये लोक कला थी। ठीक, क्या थी, लोक कला थी। आगे देखेंगे, जो उपरोक्त को बनाने हेतु प्रयुक्त सामग्री, यानी जो उस समय यूज करके, क्या क्या यूज करके इन मूर्तियों को बनाया जाता था, स्तंभों को, गुहा, स्तूपों को बनाया जाता था। तो लिखेंगे इसमें लव अयस्क और पत्थर। फिर इसके बाद लिखेंगे चमकदार पालिश, फिर लकड़ी। ठीक, लव अयस्क, पत्थर, चमकदार पालिश और लकड़ी का प्रयोग करके सुंदर उसको बनाए जाते थे। किस विधि से बनाए जाते थे? ठीक, मूर्ति निर्माण की विधि, यहाँ नोट कर लीजिएगा, मूर्ति निर्माण की विधि, निर्माण की जो विधि थी क्या थी? मूर्ति निर्माण की जो विधि थी ये थी चिपकवा विधि। कौन सी विधि? चिपकवा विधि। ठीक, जिसमें अंगुली या चुटकी का प्रयोग होता था। ठीक, चिपकवा विधि, जो चिपकवा है, चिपकवा का मतलब जैसे अशोक का आप स्तंभ देखे होंगे तो उसमें जो जिसपे राष्ट्रीय चक्र नीचे जो बना हुआ अशोक का स्तंभ पे, जहाँ सिंह के नीचे जहाँ जिस पर सिंह बैठे हुए, उस पे उंगली से इस तरह से लाइनिंग खींचे होंगे, जो गोल सा बना हुआ उस पे लाइनिंग उंगली से खींची गई, या चुटकी से डिजाइन किया जाता था। चुटकी से इस तरह से पकड़ करके मिट्टी से डिजाइन कर दिया जाता था मूर्तियों में, या उंगली से, उसको चिपकवा विधि बोलते थे। ठीक, ये मौर्य काल की कला थी। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें भी मथुरा और बिहार से मगध और उत्तर से उधर गांधार शैली, ये सब फैली हुई थी। आगे की तरफ देखेंगे, इसकी विनाश कैसे हुआ। विनाश देखिएगा, मौर्य काल में जो विनाश माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि पहला तो लचीले शासक, अशोक के मर जाने के बाद वैसा कोई बेहतरीन शासक हुआ नहीं। 185 ईस्वी में जो शासक बना, वो कौन शासक बना? वो बृहदत्त बना, जिसकी सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जिसने हत्या कर दिया उसका, पुष्यमित्र शुंग। और इसी वंश पे आगे चल करके क्या किया? शुंग वंश की मगध साम्राज्य पे नींव डाला। ठीक, पहले तो ये माना जा सकता है कि अयोग्य शासक, यानी जो योग्य ना हो। फिर दूसरा देखा जाएगा, इसमें एक हरिप्रसाद जी ने बताया है कि जो मौर्य काल के विनाश का, पतन का कारण रहा है, वो रहा है ब्राह्मणवादी धर्म के विपरीत।
ये जो धर्म माना गया मौर्य साम्राज्य माना गया शैव धर्म को, अशोक ने बौद्ध धर्म को, ठीक ब्राह्मण माना जाता था, लेकिन ब्राह्मण को इन्होंने पूरा बेहतरीन तरीके से फोकस नहीं किया। तो ब्राह्मणों का बाद में विरोध होने लगा इस धर्म के द्वारा, तो कुछ साम्राज्य के द्वारा, तो कुछ माना जाता है कि ब्राह्मणवादी भी मौर्य के पतन के प्रमुख कारण रहे हैं। लेकिन एक और डीडी कौशाम्बी या कोर करके हैं इतिहासकार, उन्होंने बताया कि मौर्य साम्राज्य के पतन का जो कारण है वो आर्थिक संकट है, ठीक, यानी अयोग्य शासक हो गया और अर्थव्यवस्था सही तरीके से चल नहीं पाई। जो पश्चिमी देशों से व्यापार उस समय हुआ करते थे, ठीक, और दक्षिणी क्षेत्रों में वो व्यापार संभव नहीं हो पाए, इसलिए ऐसा क्या हो गया, इसका पतन हो गया। ठीक, आगे की तरफ हम